ओके, सो क्लास लेट्स कवर गवर्नमेंट कंपनीज के मेरिट्स और डीमेरिट्स। ठीक है, तो मेरिट्स क्या क्या दिखते हैं? एफिशिएंट सेटअप, तो इजियर टू फॉर्म, जस्ट फॉलो द कंपनीज एक्ट, नो नीड फॉर स्पेशल लेजिस्लेशन। तुमको पता है कि कंपनीज एक्ट के अंदर जो भी चीजें आती है वही फॉलो करके हमें कंपनी को फॉर्म करना है ना, कंपनी को सेटअप करना है, तो ज्यादा कोई स्पेशल लेजिस्लेशन हमें फॉलो नहीं करना है, तो ये आ जाता है मेरिट। फिर आता है ऑटोनॉमी इन ऑपरेशन, take decisions independently with less political or bureaucratic interference। तो बेसिकली कुछ भी, कोई भी आपको इंटरफेयर नहीं करेगा, कोई पॉलिटिकल पार्टी इंटरफेयर नहीं करेगा, है ना, तो कोई भी ज्यादा इंटरफेरेंस के बिना हम ये पर्टिकुलर सारी चीजें करते हैं, मतलब हम खुद डिसीजन लेते हैं कि कौन हमें इन्वेस्ट करेगा, क्या बोरोइंग्स रहेंगे, और हमारी कंपनी के इंटरनल ऑपरेशंस वगैरह वगैरह हम खुद डिसाइड करते हैं, खुद डिस्कस करते हैं, खुद डिसीजन लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑटोनॉमी होती है ऑपरेशन में, तो ज्यादा किसी का तामझाम नहीं होता है, किसी का सुनना नहीं पड़ता बाहर का, तो आपको ये एक मेरिट हो जाएगा। ठीक है, फिर है प्रोफेशनल मैनेजमेंट, ऑपरेट लाइक प्राइवेट कंपनी विद क्लियर रूल्स एंड गवर्नेंस। तो जैसे हमने प्राइवेट कंपनी पढ़ा है, उसमें भी जैसे चीजें थी जो कंपनी एक्ट के अंदर जितने रूल्स रेगुलेशन थे उतना ही फॉलो करना है, एक्स्ट्रा कुछ हमें करना नहीं है। तो सेम यहाँ पे भी सेम हमें, मैंने बताया था कि सेम ही करना है, तो इसलिए यहाँ पे प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता है। प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से एम्प्लॉयज जो हमारे होते हैं वो प्रोफेशनल्स होते हैं, पर्टिकुलर जो भी उनका काम है, जो भी उनका जॉब रोल है, वहाँ पे प्रोफेशनल्स ही सिलेक्ट किए जाते हैं, तो प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता है। ठीक है, फिर है फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी, गवर्नमेंट बैकिंग मेक फंड इजियर, रेजिंग एरिया एंड फाइनेंशियल प्लानिंग फ्लेक्सिबल। तो हमें पता है कि हमें बैकिंग करने के लिए कौन है, गवर्नमेंट है, क्योंकि यहाँ पे 51% ओनरशिप गवर्नमेंट की रहती है, तो हमें जो फंड्स जो मिलते हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से मेजॉरिटी फंड्स होते हैं, तो हमें फंड कलेक्ट करना बहुत इजी हो जाता है, और उसकी वजह से ऑपरेशंस भी काफी हमारे इजीली होते हैं। ठीक है, प्लानिंग वगैरह फ्लेक्सिबल हो जाता है। फिर आते हैं डीमेरिट्स पे, तो गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस परसिस्ट डिस्पाइट ऑटोनॉमी, गवर्नमेंट होल्ड कंट्रोलिंग पावर ओवर बोर्ड एंड मेजर डिसीजंस। यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी इंटरफेयर नहीं करती, बाकी की कोई पार्टी इंटरफेयर नहीं करती, बट गवर्नमेंट तो ओनर है कंपनी की, 51% का मेजॉरिटी स्टेक लेके बैठी है, तो ऑब्वियसली वो पूछेगी कि क्या चल रहा है अंदर ऑपरेशन, क्या तुम्हारे रिपोर्ट है, ठीक है, आपके स्टेटमेंट्स दिखाओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखाओ, तो वो ऑब्वियसली पूछती है, हमें उनको रिपोर्ट दिखाने पड़ते हैं। मेजर डिसीजन में उनकी भी भागीदारी होती है, वो भी अपने चीजें बताते हैं, सजेशन देते हैं, तो मेजर डिसीजन में वो इन्वॉल्व होते हैं। बोर्ड्स को एनुअल एक रिपोर्ट उनको देना पड़ता है, एक तो पार्लियामेंट को या फिर स्टेट असेंबली को। ठीक है, फिर है लीगल रिजिडिटी, any significant operational change might require updated company documents slower than a purely private firm। तो कोई भी अगर चेंज आ जाता है, ऑपरेशनल चेंज है, तो फिर से बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन करने पड़ते हैं कंपनी एक्ट के अंडर, तो प्राइवेट कंपनी में थोड़ा इजी हो जाता है, बट यहाँ पे गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, इसलिए थोड़ा प्रोसेस स्लो हो जाता है, ज्यादा डॉक्यूमेंट्स वगैरह हमें इशू करने पड़ते हैं, ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन इन्वॉल्व हो जाता है। फिर रिड्यूस इंसेंटिव, एश्योरेंस ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट में डीमोटिवेट मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज। तो अगर हमें पता है कि गवर्नमेंट का तो सपोर्ट है ही, मेजॉरिटी पार्ट तो गवर्नमेंट को है, तो कभी कभी ऐसे केसेस में एम्प्लॉयज या फिर हमारा जो पूरा मैनेजमेंट है वो क्या हो जाता है, डीमोटिवेट हो जाता है। आई होप आपको ये सारे डीमेरिट समझ गए होंगे। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं समझा होगा तो कमेंट्स में पूछो। ठीक है, इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे, आप ये नोट डाउन कर लो। ओके क्लास, तो हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन इंडिया। तो पब्लिक सेक्टर पहले कैसे था और क्या क्या उसमें चेंजेस आए और हम लोग चेंजेस को अडॉप्ट करते गए। ठीक है, तो क्या क्या चेंजेस आए वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले अर्ली रोल, जो जब हम लोग 1950s टू 1980s के बीच में थे, तो क्या उस टाइम पे था, और फिर बाद में धीरे धीरे हम आगे के ईयर्स देखेंगे क्या चेंजेस हुए। तो तब क्या था, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बेसिक इंडस्ट्री, public sector built railways, power, steel, telecom, petroleum, fertilizers, pharmaceuticals, areas avoided by private players due to high investment and long returns। तो ये जो सारे सेक्टर्स है, जो रेलवे हो गया, ठीक है,
पावर स्टील हो गया, टेलीकॉम हो गया, पेट्रोलियम, फर्टिलाइजर, फार्मास्यूटिकल्स। तो ये जो सेक्टर्स है ना, काफी बड़े लेवल पे सेक्टर्स, हाई क्या बोलते हैं, लार्ज स्केल, हाई स्केल के सेक्टर्स हैं, ठीक है। तो बड़ी कंपनीज बनानी पड़ती है, ठीक है, लार्ज स्केल कंपनीज बनानी पड़ती है। तो इसीलिए ये जो थे, ये क्या थे, गवर्नमेंट के अंडर थे, ठीक है। इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सब कुछ वो लोग ही देखते थे। क्यों? क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर को नहीं दिया जाता, प्राइवेट प्लेयर को नहीं दिया जाता था, क्योंकि इसमें हाई इन्वेस्टमेंट है। ऑब्वियसली लार्ज स्केल पे आप बिजनेस कर रहे हो तो आपकी इन्वेस्टमेंट भी काफी ज्यादा होगी, हाई इन्वेस्टमेंट है, और इसके जो रिटर्न्स होते हैं, ठीक है, जो उनको वापस रेवेन्यू आएगा, जो प्रॉफिट आएगा, वो लॉन्ग रिटर्न्स है। लॉन्ग रिटर्न्स मतलब बहुत टाइम के बाद आएगा, ठीक है। तो आप सेटअप करोगे, सेटअप करने में बहुत टाइम जाता है, ठीक है। आप रेलवेज का ही एग्जांपल ले लो, जब रेलवेज नई नई आई थी तब उसका पूरा सेटअप, सारे स्टेशन बनाने, ठीक है, उसके ऊपर ब्रिजेस बनाने, मतलब जो एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म तक जाता है, फिर टिकट काउंटर बनाना, फिर बाद में ट्रैक्स लगवाना, पूरे एक रेलवे स्टेशन से दूसरे रेलवे स्टेशन तक कौन सा रूट जाएगा, ठीक है, फिर दूसरा रेलवे स्टेशन कितने किलोमीटर पे होना चाहिए, ठीक है, कितना डिस्टेंस होना चाहिए दो रेलवे स्टेशन के बीच में, ठीक है, फिर उसकी लाइट्स या फिर जो भी जो वायरिंग जो सिस्टम होता है, ठीक है, जो ट्रेन के ऊपर आपने वायर्स देखे होंगे, ठीक है, तो वो सारी चीजें बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है, इतना इजी नहीं है, ठीक है। ट्रेन बनाना, ठीक है, ये तो ट्रेन का सब प्लेटफॉर्म और ट्रैक्स वगैरह हो गए, ट्रेन को पूरा डेवलप करना, ठीक है, तो ये उसकी टेस्टिंग वगैरह करना तो बहुत टाइम जाता है। तो उसको पूरा बनाने में ही, सेटअप करने में ही टाइम जाता है, फिर उसको ऑपरेट करना चालू करेंगे, और फिर आपको ऑपरेट करने के बाद कुछ टाइम के बाद आपको रेवेन्यू देखने मिलेगा, ठीक है, रिटर्न्स देखने मिलेंगे। तो इसलिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट काफी हाई होती है और रिटर्न्स काफी लॉन्ग रिटर्न्स होते हैं, काफी लेट रिटर्न्स आते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये जो पहले सेक्टर थे, ये सारे बड़े बड़े जो सेक्टर्स थे, वो सिर्फ पब्लिक कंपनी देखती थी, ठीक है, और प्राइवेट प्लेयर्स को नहीं दिया जाता था। फिर देखते हैं सेकंड, रीजनल डेवलपमेंट। इंडस्ट्रीज लाइक स्टील प्लांट्स वर सेट अप इन बैकवर्ड रीजन्स टू रिड्यूस इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज एंड क्रिएट एम्प्लॉयमेंट। तो बहुत सारे इंडस्ट्रीज, ये एग्जांपल सिर्फ हमारे स्टील प्लांट का दिया, तो बहुत सारे प्लांट्स, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, ये ऐसे जगह पे, ठीक है, रीजनल डेवलपमेंट मतलब ऐसे छोटे छोटे गांव में या ऐसे जगह पे जहाँ पे आपको जो भी रिसोर्सेज है वो अच्छे से मिलेंगे, ठीक है। रिसोर्सेज मतलब क्या, कि समझो मेरे पावर प्लांट के लिए या फिर मेरे पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए मुझे बहुत पानी की जरूरत पड़ती है, तो आसपास में नदी वगैरह है या जो भी है वाटर सोर्स मुझे है, जो मैं जहाँ से पानी यूज कर सकता हूँ। फिर बाद में आसपास ऐसे गांव है छोटे बड़े कि जहाँ से एम्प्लॉयज मैं हायर कर सकता हूँ, जहाँ से भी रॉ मटेरियल आता है वो एरिया भी मेरे आसपास है, तो उस रीजन में वो फैक्ट्री सेटअप की जाती है, इंडस्ट्री सेटअप की जाती है, ताकि आपको रिसोर्सेज भी मिले और रीजनल डेवलपमेंट हो, कि वहां पे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो, ठीक है। वो गांव के लोग कहाँ पे जाएंगे काम करने, ठीक है, तो गांव के लोग यूजुअली शहर वाले इलाके में आते हैं ना, रूरल लोग अर्बन एरिया में आते हैं ताकि उनको जॉब मिले, ठीक है। वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट होती है, वहां पे जॉब नहीं होते, तो उनको सिक्योर जॉब चाहिए, इसलिए वो हमारे क्या बोलते हैं, शहर वाले रीजन में आते हैं, सिटी एरियाज में आते हैं, ताकि उनको जॉब मिल सके। तो ये काफी सिटी एरियाज में, इसकी वजह से हमारा पॉपुलेशन बढ़ जाता है और बहुत सब कुछ अनस्टेबल होने लग जाता है, ठीक है, अनबैलेंस हो जाने लग जाता है। तो इसलिए ये रीजनल डेवलपमेंट किया जाता है कि रीजन्स में, ऐसे विलेजेस में, टाउन्स में भी बड़े बड़े इंडस्ट्रीज और प्लांट मैन्युफैक्चर करते हैं, बनाते हैं, ताकि वहां पे भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके। तो ये सब कुछ 1950s टू 1980s के बीच में हुआ था। फिर पोस्ट 1991 के बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में क्या हुआ, लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। द 1991 पॉलिसी रिड्यूस द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर फ्रॉम 17 to 3, ऑटोमिक एनर्जी, डिफेंस, रेलवेज, ओपनिंग अप मोस्ट सेक्टर्स टू प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। तो जो पब्लिक सेक्टर ओन कर रहे थी इंडस्ट्रीज को, ठीक है, तो वो प्राइवेट सेक्टर्स को दिया गया, ठीक है। 17 से 3 पे आ गए वो डायरेक्टली, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट उन्होंने 14 जो थे वो इंडस्ट्रीज प्राइवेटाइजेशन कर दिया। प्राइवेटाइजेशन मतलब जो प्राइवेट सेक्टर्स अभी रन करेंगे वो पर्टिकुलर इंडस्ट्री को, ठीक है। तो गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर्स यहाँ पे अभी उनका रोल खत्म हो गया है, ठीक है। तो ये क्यों किया जाता है, क्योंकि प्राइवेट इंडस्ट्रीज जो होती है वो ज्यादा इनोवेटिव होती है, ज्यादा
चीजें प्राइवेट इसमें की जा सकती है, ठीक है। पब्लिक में क्या होता है ना, पब्लिक में बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस लग जाते हैं और काफी रिजिड हो जाता है, ठीक है। वेराज प्राइवेट में थोड़ा फ्लेक्सिबल चीजें होती है, उसकी वजह से काफी जल्दी ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये प्राइवेटाइजेशन कर दिया था ताकि लोगों में भी और एम्प्लॉयमेंट बढ़ सके और लोग इसमें इन्वॉल्व हो सके। फिर है disinvestment and restructuring. Government began selling shares to non-strategic PSUs to raise funds and improve efficiency. तो गवर्नमेंट ने क्या किया, फिर डिसइन्वेस्टमेंट किया और रीस्ट्रक्चरिंग किया। तो जहां जहां पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था, ठीक है, नॉन स्ट्रेटेजिक वे में, वहां से उन्होंने डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया कि उनको पता था कि ये जो भी चीजें हैं वो अभी वर्क नहीं करेंगी, ठीक है। अभी हमें और मॉडर्नाइज होना चाहिए, हमें टाइम के साथ चलना चाहिए, जो मार्केट में डिमांड है, मार्केट में जो चेंजेस है उसको अडॉप्ट करना चाहिए। तो ऐसे जगह पे जहाँ पे उन्होंने इन्वेस्ट किया था, जहाँ पे उनको पता है कि ये नॉन स्ट्रेटेजिक है, यहाँ पे कुछ होने नहीं वाला, तो वहां पे उन्होंने डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया और रीस्ट्रक्चर किया, फिर से स्ट्रक्चर किया कि हम आगे कैसे करने वाले हैं, कैसे कर सकते हैं कि और डेवलप हो चीजें और ग्रो हो और सबके बेनिफिट के लिए चीजें हो, ठीक है। फिर है सिक्स PSUs were referred to BIFR, बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल फाइनेंस रिकंस्ट्रक्शन। तो ऐसे जो PSUs थे, जो सिक्स PSUs मतलब जो अभी कट ऑफ कर देने हैं, मतलब जो जो ग्रो नहीं कर सकते, ठीक है, जो नॉन स्ट्रेटेजिक है, जो अभी टाइम के साथ आगे नहीं जा रहे हैं हमारे साथ, ठीक है, तो उसको सिक्स PSUs बोलेंगे। तो वो उसको क्या कंसिडर करते गए, उसको क्या रेफर कर रहे थे कि बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, की उसको रिकंस्ट्रक्ट करना है, उसको फिर से डेवलप करना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि रिवाइवल और क्लोजर, ठीक है, फिर उसको फिर से कंटिन्यू करना है एक नए स्ट्रक्चर के साथ या फिर उसको बंद ही कर देना है, ठीक है। तो फिर आता है मैनेजरियल ऑटोनॉमी। PSUs were given performance targets under memorandum of understanding to encourage accountability and autonomy। तो ऑटोनॉमी तो थी, ठीक है, मतलब वो खुद से तो चीजें अपने अपने हिसाब से कर सकते थे, डिसीजन मेकिंग वगैरह कर सकते थे, स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन नहीं थे। लेकिन आपको पता है कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, फिर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, तो ये सारी चीजों के अंडर चीजें होती है और उसके अंदर वाले चीजें ही हमको फॉलो करनी पड़ती है, क्योंकि वो हमें हेड कर रहा होता है और उसके अंदर जो भी रूल्स रेगुलेशन पॉलिसी है वो हमें फॉलो करनी पड़ती है। फिर है स्ट्रेटेजिक स्टैट्यूट्स फॉर सिलेक्ट PSUs, introduction of Maharatna, Navaratna, Miniratna statues to grant greater freedom and foster competition। तो कुछ स्टैचूज वगैरह लगाए गए, स्टैचूज वगैरह ये किए गए ताकि हमें लोगों को दिखा सके कि हम ग्रेटर फ्रीडम दे रहे हैं और हम कंपटीशन को और फॉस्टर कर रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको इतना समझा होगा। हम कंटिन्यू करते हैं, आप ये नोट डाउन कर लो।